Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I am presenting a new topic of psychology whose name is Methods of Educational Psychology. शिक्षा मनोविज्ञान की आज हम विधियों की हम स्टडी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स टेक अ लुक. सबसे पहले जो हमारा मेथड है वो है प्रश्नावली विधि, क्वेश्चनेयर मेथड. इसमें इसकी अब डेफिनेशन पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स. तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, जो भी इस मेथड का यूज़ कर रहा है एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या जो भी है, वो पहले एक प्रश्नों की लिस्ट तैयार कर लेता है कि भाई मुझे कैसे प्रश्न पूछने हैं. सो बेसिकली इसमें कोई ज़्यादा बड़े आंसर्स के प्रश्न नहीं पूछे जाते. इसमें या तो जो आंसर है वो 1-2 लाइन का होना चाहिए या फिर जो होते हैं ऑप्शन टाइप या ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं, या येस नो या राइट रॉन्ग जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसमें खाली एक टिक लगाया जाता है, एक मार्क लगाया जाता है और उसके हिसाब से बच्चा अपना आंसर देता है. सो इससे क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट या एटीट्यूड या हैबिट या किस चीज़ में के लिए उसमें इंटरेस्ट है या पर्सनैलिटी उसकी कैसी है या कोई प्रॉब्लम है जिसे वो बता नहीं पा रहा है, तो उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मेथड का हम यूज़ करते हैं. तो इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं. पहले प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं ओपन फॉर्म क्वेश्चनेयर. 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. पहला जो टाइप है वो है ओपन फॉर्म क्वेश्चंस, यानी कि खुला प्रारूप जो प्रश्न होते हैं. उसमें क्या होता है कि बच्चों को कोई क्वेश्चन दे दिया जाता है और उसका आंसर जो होता है वो उसे 1-2 लाइन में करना होता है. 1-2 लाइन में वह क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है. जैसे कि बच्चों को पूछ लिया कि आप अनुशासन जो का पालन जो नहीं करता उसके क्या क्या कारण हैं, छात्र जो होते हैं, या फिर अपनी कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए आप कुछ भी सुझाव दीजिए, तो वो 1-2 लाइन में जो भी है अपना आंसर दे देता है. उसके बाद दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं क्लोज फॉर्म क्वेश्चन है, यानी कि बंद प्रारूप प्रश्न. इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा आंसर्स जो देने होते हैं बच्चों को या लर्नर को, वो राइट रॉन्ग या यस नो की फॉर्म में होते हैं, यानी कि बस एक मार्क लगाना होता है बच्चों को. तो उन्हें हम कहते हैं क्लोज फॉर्म क्वेश्चनेयर. सो इसकी प्रॉपर्टीज़ या गुण देख लेते हैं. इसमें ये बहुत ही सिंपल मेथड है. पहला गुण जो है इसका वो बहुत ही सिंपल मेथड है. सिंपल है क्योंकि क्विकली मेथड है. आप फेस टू फेस इसे ले सकते हैं. थोड़ा सा टाइम दे के बच्चों को उनके क्वेश्चन के आंसर दे के आप क्विकली उनसे वो प्राप्त कर सकते हैं. पेन पेपर की कॉपी से इसे लिया जाता है. सो सेकंड, इट्स टेक लेस टाइम. हाँ, बहुत कम टाइम लेता है, कोई इतना टाइम नहीं लेता. एक टाइम टेबल बना दो आप कि भाई मुझे ये 15 मिनट में आपको क्वेश्चन करके देने हैं, मैं ये पेज आपको दे रहा हूँ, या फिर 20 मिनट या जैसे भी जितने भी क्वेश्चन है उस हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हैं. उसके बाद यूज़फुल फॉर इंट्रोवर्ट चाइल्ड. यस, इंट्रोवर्ट चाइल्ड के लिए बहुत ही उपयोगी विधि है, क्योंकि बच्चा जो अंतर्मुखी है, जो अपने में ही रहता है, जो शाय किस्म का जो बच्चा है, वो अपने विचार या अपने जो भी उसके दिमाग में आ रहा है या मन में आ रहा है वो कह नहीं पाता. सो इसके माध्यम से वो अच्छी तरह अपने विचार जो भी है, जो भी थॉट्स है वो दे सकता है, या उनके थॉट्स जो भी निकलवाने हैं, जो भी पता करना है. तो इस विधि का प्रयोग कोई भी साइकोलॉजिस्ट या कोई भी जो भी अध्यापक है वो आसानी से कर सकता है. प्रश्नावली विधि का द सेकंड इज अंतर्निरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड. इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी कि अपने आप को, कोई भी इंसान अपने ऊपर इस विधि का यूज़ करता है, या लर्नर्स को कोई भी साइकोलॉजिस्ट अपने ऊपर कुछ भी थीसिस वगैरह लिखने के लिए कहता है या कोई क्वेश्चन उससे पूछता है उनसे रिलेटेड, तो वो अपने में ही मंथन करके जवाब देते हैं. इन दिस मेथड द पर्सन लुक्स विद इन हिमसेल्फ. बच्चा क्या करता है या लर्नर क्या करता है, वो अपने अंदर झांकता है, वो अपने अंदर झांक के अपने अनुसार क्वेश्चंस के आंसर हमें करता है. स्टडी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस क्या होता है, इसमें स्टडी चेतन अनुभूति का अध्ययन
हम इसके अंदर करते हैं। चेतन अनुभूति कॉन्शियस एक्सपीरियंस का अध्ययन इसमें किया जाता है, उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और वह अंदर अपने चेतन अनुभूतियों द्वारा आंसर्स देता है या कोई भी कार्य करता है। सेल्फ ऑब्जर्वेशन करना, यानी कि इसमें क्या होता है, अपने अंदर सेल्फ ऑब्जर्वेशन यानी कि खुद का ही हम निरीक्षण कर रहे होते हैं, खुद का ही हम निरीक्षण कर रहे होते हैं। इसमें 3 स्टेजेस होती है फ्रेंड्स। इसमें पहली 3 स्टेजेस क्या होता है कि इस प्रक्रिया में जो ये पूरी प्रक्रिया होती है आत्मनिरीक्षण की, इसमें कोई भी लर्नर या कोई भी जो स्टूडेंट है वो 3 स्टेजेस में इसे कंप्लीट करता है। पहला क्या होता है, प्रत्यक्षण। किसी भी घटना या किसी भी व्यवहार का लर्नर पहले उसको देखता है, उसे ऑब्जर्व रिसेप्शन करता है, उसे लेता है अपनी इंद्रियों द्वारा, ठीक है। पहले उसे प्रत्यक्षण करता है, उसका देखता है। फिर उसके बाद क्या होता है, विशेष प्रकार का मनोदशा यानी मेंटल स्टेट उसमें उत्पन्न होती है। वह उस घटना के बारे में सोचता है या पहले जो भी उसने कॉन्सेप्शन अपने दिमाग में बना रखा है उसके बारे में वह सोचता है। अपने अंदर कुछ जो भी प्रक्रियाएं होती है उसे सोचने समझने की उसे सोचता है। मैं एक विशेष प्रकार का मेंटल स्टेट उसके अंदर उत्पन्न होता है। और देन थर्ड, द पर्सन ऑब्जर्व हिमसेल्फ, और वो अपने अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करता है उस घटना को कि क्या है। देन गेन एक्सपीरियंस, और फिर अनुभव प्राप्त करता है, यानी कि उसे नया अनुभव हुआ है किसी घटना या व्यवहार को देखकर। उसमें ये 3 स्टेजेस होती है, लास्ट में वो अपना एक्सपीरियंस गेन कर लेता है। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ है इसकी, इट टेक्स लेस टाइम, मतलब बहुत ही कम समय में ये पूरी हो जाती है। सिंपल मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड है, क्योंकि जो भी लर्नर या जो भी स्टूडेंट्स है वो अपने ऑब्जर्व करके अपने अनुभव आपको बताता है। यूजेस इन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में भी ये बहुत ही उपयोगी है, ठीक है फ्रेंड्स। देन आगे देख लेते हैं। आगे है हमारी निरीक्षण विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड ये जो है ये बिहेवियर से यानी व्यवहारवादियों द्वारा दी गई थी। व्यवहार या घटना का सिस्टमेटिकली अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, किसी भी साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट द्वारा किसी भी लर्नर या व्यक्ति का जो भी समस्यात्मक व्यक्ति है या जिसका भी आपको ऑब्जर्वेशन, उनको ऑब्जर्वेशन करने के लिए दिया जाता है, तो उसको एक सिस्टमेटिकली अध्ययन करता है उस चीज़ का, उस बच्चे का। बच्चों के पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरेस्ट, इसमें क्या होता है, जो क्या कहते हैं उसको, ऑब्जर्वेटर जो होता है वो बच्चा या जो भी लर्नर है उसके मतलब पर्सनैलिटी के तरह तरह के जो भी एस्पेक्ट है उसका वो अध्ययन करता है, उसकी स्टडी करता है। और स्टडी में जो कुछ भी वो पाता है वो उसको एक सिस्टमेटिकली तरीके से नोट करते हुए चलता है। जैसे कि उसका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसका एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी उसकी कैसी है, उसके शील गुण कैसे है, ट्रेट्स को वो मापता है। इसमें क्या होता है, 2 ways टू मेजर, 2 तरीके से वो इसको नापता है। जैसे कि ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्नर, कि लर्नर जो भी है मतलब शिक्षार्थी, उसका वो ऑब्जर्व, उसका निरीक्षण करता है। एंड कंपेरेटिव स्टडी ऑफ 2 ग्रुप्स, और क्या करता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 समूह बना लेता है, 2 व्यक्ति या 2 समूहों को बना दे और उनका फिर तुलनात्मक अध्ययन करता है। जैसे कि एक का इसमें है इंटरेस्ट या दूसरे का इसमें इंटरेस्ट है, या कोई एक चीज़ है, इन दोनों का दोनों ग्रुप्स में से किसका ज़्यादा इंटरेस्ट है या कौन ज़्यादा उसमें काबिल है, इस तरीके से होता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ लर्नर क्या होता है कि मतलब एक ही किसी शिक्षार्थी या बच्चे का या वयस्क का या किसी का भी वो एक को ही ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं मेज़र करने के। ये 2 टाइप्स यानी कि 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है नेचुरल ऑब्जर्वेशन, यानी कि किसी भी नेचुरल माहौल में ऑब्जर्वेशन करना। जैसे कि किसी बच्चे या किसी लर्नर का दूर से ही, मतलब उसे पता नहीं होना चाहिए, मतलब स्वाभाविक रूप से वह किसी भी कार्य को कर रहा है, और जो साइकोलॉजिस्ट है
वह उसका दूर से ही निरीक्षण कर रहा है कि हाँ भाई वो कैसे रिएक्ट कर रहा है या किस में उसका इंटरेस्ट है या कितना वो ज़्यादा इसमें भाग ले रहा है। ये खेल का मैदान भी हो सकता है, बच्चों का स्टडी रूम भी हो सकता है, या कोई प्रयोगशाला भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है ऐसा माहौल जहाँ पे वो स्वाभाविक रूप से उसे पता नहीं है कि भाई मुझे कोई ऑब्ज़र्व भी कर रहा है, तो फिर वह साइकोलॉजिस्ट इसमें स्वाभाविक परिस्थिति में उसका ऑब्जर्वेशन करता है। दूसरा जो होता है वो है पार्टिसिपेटिव सहभागी ऑब्जर्वेशन। उसमें क्या होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो जिस लर्नर का या जिस स्टूडेंट का वो को ऑब्जर्व कर रहा है वो उसके साथ ही काम करता है, वो उसके साथ साथ उसका हाथ बटा रहा है, उसको देख रहा है, उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें भी उसको पता नहीं है कि भाई क्या है क्या नहीं है। पता भी हो सकता है और पता नहीं भी हो सकता। सो ये दोनों सिचुएशन है कि भाई स्वाभाविक दो प्रकार के होता है ऑब्जर्वेशन, स्वाभाविक होता है और अस्वाभाविक सहभागी होता है। देन इसके गुण देख लेते हैं। सेविंग टाइम है। हाँ, साइकोलॉजिस्ट जो है वो दूर से ही बच्चे का निरीक्षण करता रहता है, किसी भी परिस्थिति में कर सकता है, कभी भी कर सकता है। वैलिड एंड रिलायबल, वैलिड होता है, वैध होता है और विश्वसनीय भी होता है, क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं है, वो अपना नेचुरल जो भी है तरीके से अपना सब कुछ दे रहा है। अगर उसे पता होगा तो वो फिर अपने जो स्वाभाविक गुण है वो नहीं दिखा पाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि उसको पता नहीं है बच्चे को, हाँ वो जैसा है वैसा ही रिएक्ट कर रहा है, तो वैलिड भी है ये और विश्वसनीय भी है। स्टडी ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, इसमें क्या होता है, असाधारण बालकों की स्टडी की जाती है। असाधारण बालकों से हमारा मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे कि गिफ्टेड जो चाइल्ड होते हैं, जो बहुत ही अच्छा करते हैं, वो आउटपुट देते हैं अपना हर चीज़ में। मेंटली रिटार्डेड भी इसके अंदर आते हैं, जो कि मंद बुद्धि जो होते हैं बच्चे, और शारीरिक रूप से जो विकलांग है वो भी इसमें आ जाते हैं। साथ ही इसमें पिछड़े बालक जो बैकवर्ड जो बालक होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं। प्रॉब्लम चाइल्ड का भी हम ऑब्जर्वेशन मेथड द्वारा हम उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं। क्रिमिनल चाइल्ड भी इसके अंदर आ जाते हैं। सो ऐसे बच्चों का इसमें क्या होता है, स्टडी की जा सकती है। इसके द्वारा तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर तुलनात्मक अध्ययन कंपैरेटिव स्टडी भी होती है, क्योंकि किन्हीं भी दो बच्चों की आप कंपैरेटिव स्टडी ऑब्जर्वेशन द्वारा कर सकते हैं, किन्हीं भी दो ग्रुप्स का आप कर सकते हो। सो हाँ, डेफिनेटली कंपैरेटिव स्टडी भी इसमें हो सकती है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। द नेक्स्ट है नैदानिक परीक्षण, यानी कि केस स्टडी मेथड, जिसे क्लिनिकल मेथड भी हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कुसुमायोजित यानी कि मेला एडजस्टेड जो चाइल्ड होते हैं और जो डिविएंट चाइल्ड होते हैं उनकी स्टडी की जाती है कि हाँ उनकी प्रॉब्लम देखी जाती है कि क्या है, किस कारण से ये हो रहा है, क्या क्या कहीं इसमें हम कर सकते हैं, क्या क्या इसका समाधान हो सकता है, इस बारे में ये सारा प्रोसेस होता है। सो और इसमें बहुत से बच्चे जैसे कि क्रिमिनल या इमोशनल प्रॉब्लम्स रखने वाले जो बच्चे हैं उनका भी समाधान किया जाता है। इसमें क्या होता है, हम केस हिस्ट्री हम एक तरह से बच्चे की तैयार करते हैं, यानी कि उसे पूरा उसका केस हिस्ट्री यानी कि उसका सारा कुछ देखते हैं कि कोई घटनाएं उसके जीवन में हुई है, क्या है, किस वजह से वह ये प्रॉब्लम आ रही है, या ये प्रॉब्लम कैसे ठीक हो सकती है, तो सारा कुछ इसमें हम देखते हैं। क्योंकि इसमें केस हिस्ट्री की जाती है, इसीलिए इस मेथड को हम केस हिस्ट्री मेथड भी कहते हैं। देन देख लेते हैं इसमें क्या होता है। सम इम्पोर्टेंस फैक्ट आर इंक्लूडेड, जो हमें सूचनाएं, जैसे कि हमने पहले कहा था कि इसमें सूचनाएं एक तो की जाती है बच्चों के बारे में, तो कैसी कैसी सूचनाएं तैयार की जाती है। तो सम फैक्ट्स, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है इसमें है, पहला है प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि प्रारंभिक सूचनाएं। प्रारंभिक सूचनाएं जो होती है बच्चों, वो क्या होती है, जैसे कि माता पिता के उनका घर, उनके बारे में, ये सारी जो चीज़ें हैं ये होती है प्रारंभिक सूचनाओं में, यानी कि कौन सा जन्म क्रम है उसका, या किस परिवार में वो पैदा हुआ है, बच्चे कहाँ हैं,
या फिर शिक्षा कैसी है, पेशा कैसा है, सामाजिक स्तर या सोशल स्टेटस उसका कैसा है, परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, उम्र कितनी है, नाम क्या है। ये सारी चीज़ें जो होती है वो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन में आती है, प्रारंभिक सूचनाओं में, वो हम पहले उनका एकत्रित करते हैं। उसके बाद साइकोलॉजिस्ट जो भी है, स्किल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं इन मेथड्स को यूज़ करने के लिए, लेकिन कभी कभी एक अध्यापक भी कर सकता है अपने बच्चों को, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इन मेथड्स का उपयोग। देन आगे क्या होता है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो है गत इतिहास। गत इतिहास यानी पास्ट हिस्ट्री बच्चों, इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चों इसके अंदर बालक के इतिहास के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। जैसे कि उसके जब वो माँ के गर्भ में था या माँ के पेट में था तो माँ को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी जिसकी वजह से वो आज ऐसे रिएक्ट कर रहा है या आज उसमें कोई समस्या आई है। उसके बाद जन्म लेते समय कुछ हुआ तो नहीं था, या फिर जन्म के बाद कोई उसे बीमारी तो नहीं हुई थी, या उसका बर्थ ऑर्डर क्या है, मतलब कौन से नंबर पर उसका बर्थ हुआ है, बच्चों में कितने भाई बहन हैं, और या फिर बचपन में कोई ज़्यादा ही कुछ भयंकर उसको बीमारी तो नहीं होती शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कुछ उसको हुआ तो नहीं था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम गत इतिहास में हम पढ़ते हैं या हम एकत्रित करते हैं जानकारियाँ। देन नेक्स्ट क्या है, प्रेजेंट कंडीशन यानी कि वर्तमान अवस्था। वर्तमान अवस्था यानी कि जो अभी उसकी चल रही है, उसमें क्या कहते हैं कि बच्चे का बौद्धिक स्तर क्या है, या उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में, या हॉबी उसकी क्या क्या है, या एटीट्यूड है क्या है उसमें, मतलब कैसा है, या लेवल ऑफ इमोशनलिटी कैसी है, या स्कूल अचीवमेंट कैसी है उसकी, वो कम भाग ले रहा है या बहुत ज़्यादा उसका है उसमें इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें हम क्या है प्रेजेंट कंडीशन में हम देखते हैं। उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। गुण क्या क्या होता है इस मेथड का, यानी कि इंसेंसिव स्टडी ऑफ चाइल्ड, वो क्या होता है, इंसेसिव स्टडी ऑफ चाइल्ड, मतलब उसके एकदम से गहन अध्ययन हम करते हैं इसमें बच्चों का। साइकोलॉजिस्ट या अध्यापक जो भी है उसको क्या होता है, बच्चे का या लर्नर का बिल्कुल गहन अध्ययन हो जाता है, उसके बारे में सारी जानकारी उसको मिल जाती है। देन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट गेट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर, वो ये कि मतलब जो भी हमारा जो शैक्षिक वैज्ञानिक होते हैं या मनोवैज्ञानिक होते हैं उनको कंप्लीट जानकारी लर्नर की मिल जाती है इससे, केस स्टडी से, मेथड से। द प्रॉब्लम एंड इट्स कॉज आर रिवील्ड, इससे क्या होता है, केस स्टडी से क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम का पता लगता है, और प्रॉब्लम के बाद उसके कारण क्या क्या है वो भी रिवील्ड हो जाते हैं, हमारे सामने आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन अगली मेथड देख लेते हैं। अगला है, बहुत ही फेमस मेथड है इंटरव्यू मेथड। आप सभी को पता है कि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, और आजकल तो बहुत ही प्रचलित है ये इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड में क्या होता है, फेस टू फेस सिचुएशन होती है, में क्वेश्चंस आंसर किए जाते हैं। उसमें क्या है, स्टूडेंट के वही इंटरेस्ट, एबिलिटी, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी आदि की स्टडी की जाती है, उसका एनालाइज किया जाता है आंसर से उसके। इसमें क्या होता है, स्किल्ड एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट है वो लर्नर या स्टूडेंट से क्वेश्चन आंसर करता है और उनके आंसर्स को फिर एनालाइज करता है और फिर किसी रिज़ल्ट पे पहुंचता है कि भाई हाँ भाई इसका इसमें इंटरेस्ट है, या किसी पर्टिकुलर चीज़ के विषय में हम कोई भी इंटरव्यू ले सकते हैं। फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसे ही हम इंटरव्यू कहते हैं। क्विक होता है। इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट रिलेटेड जो चाइल्ड होते हैं या प्रॉब्लम जो फेसिंग चाइल्ड होते हैं, या एजुकेशन या वोकेशनल या व्यावसायिक जो परामर्श अगर आपको चाहिए तो उसमें ये सहायता कर सकता है इंटरव्यू मेथड। इसके क्या होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट आंसर को एनालाइज करता है, इसमें एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम और एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस भी दिया जाता है। 2 टाइप्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं फ्रेंड्स।
पहले तरह के जो इंटरव्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं, यानी कि संरचित साक्षात्कार होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें बिल्कुल ही सब कुछ तय होता है, पहले से ही क्वेश्चन आंसर्स की एक सूची बना ली जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही सारे क्वेश्चंस तैयार किए जाते हैं, आंसर्स को नोट किया जाता है और पूछने का मतलब कौन से क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन पूछना है, ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से तय हो जाती है और सारा कुछ एकदम सिस्टमेटिकली तरीके से होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, संरचित साक्षात्कार। उसके बाद क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड मेथड, यानी कि अनसंरचित साक्षात्कार। इसमें कोई सिस्टमेशन नहीं होता। इसमें क्या होता है कि एकदम नेचुरल तरीके से कि भाई एक टॉपिक दे दिया जाता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति और इसका आपको साक्षात्कार या इंटरव्यू आपको लेना है। तो उसमें कोई क्रम नहीं होता क्वेश्चंस का, परिस्थितियों के हिसाब से क्वेश्चन कर सकता है जो भी साक्षात्कार कर रहा है। साक्षात्कारकर्ता के स्वरूप अपने मन से वो अपना कार्य निर्धारित करता है और कोई निश्चित क्रम में वो प्रश्नों को नहीं पूछता किसी भी बालक से या किसी भी जो भी इंटरव्यू दे रहा है उससे। और ये हो सकता है कि ये ग्रुप में भी आप ले सकते हैं या किसी एक इंसान का भी हो सकता है। दोनों ही मेथड से, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू दोनों तरीके से हो सकता है। या तो आप ग्रुप का भी ले सकते हैं एक एक करके, या फिर आप किसी एक ही व्यक्ति का ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर जो अनस्ट्रक्चर्ड मेथड जो होता है उसमें एक बच्चे से कोई और क्वेश्चन पूछ लिया, वहीं दूसरे बच्चे से कोई और ही क्वेश्चन पूछ लिए, तो क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं। जो साक्षात्कार करता है उसके अकॉर्डिंग वो अपना बदल लेता है अपने क्वेश्चंस। लेकिन जो संरचित साक्षात्कार यानी स्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें पहले से ही सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली तैयार की जाती है और उसी के अनुसार इंटरव्यू लिए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, देन इसकी प्रॉपर्टी अब देख लेते हैं एक बारी। पहले डायरेक्ट स्टडी है, हाँ इसमें डायरेक्ट स्टडी होती है, फेस टू फेस इंटरेक्ट होता है लर्नर का भी, और जो भी एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट या जो भी अध्यापक होता है वो फेस टू फेस सारी जानकारी प्राप्त कर लेता है, इसलिए डायरेक्ट स्टडी है, प्रत्यक्ष एकदम से अध्ययन है। ये मोर रिलायबल है क्योंकि पेन पेपर का काम नहीं है, अपने तरफ से नहीं कर सकते, लेकिन सामने से वो अपना आउटपुट दे रहे तो बिल्कुल मोर रिलायबल है। फेशियल एक्सप्रेशन जैसे अन्य क्रिया भी सम्मिलित। हाँ, एक तो ये कि इसमें ना सामने फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन होता है तो इसमें सामने से ही अन्य क्रियाएं भी सम्मिलित हो जाती है, जैसे कि हाव भाव हो गए चेहरे के, या फेशियल एक्सप्रेशन हो गए, या हाथ के, या ऐसे कुछ भी क्रियाएं हो गई, ये सारी सम्मिलित होती है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह हमको जानकारियाँ मिलती है इस मेथड से। सो आई होप आपको सारा कुछ एक्सप्लेन हो गया होगा, सारी जो मेथड्स हैं हमारे वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली वीडियोस को ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मेरे चैनल का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो तो। सो थैंक यू एवरी